और ये आफ्टर बर्थ है। समझ में आया? ये इम्यूनिटी क्या है? आफ्टर बर्थ डेवलप होती है, अडॉप्ट की जाती है। पर्सन अपनी लाइफ में इसको अडॉप्ट करता है जब उसका सामना इन्वायरमेंट से होता है, क्योंकि जब तक फीटस यूट्रस में रहता है तब तक वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जब वो बर्थ हो जाती है तो वो बच्चा इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। अब उसमें जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो कौन सी वाली होगी? ये अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है। दूसरा डिफरेंस देखिए, ये है नॉन इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक है, ठीक, या लिख सकते हैं डेवलप आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ये डेवलप होगी। ये नॉन स्पेसिफिक का मतलब सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन, सभी के लिए सेम है, सबके लिए समान व्यवहार। जैसे हमारी स्किन है तो स्किन हर पैथोजन को रोकने की कोशिश करती है ना। म्यूकस है, बॉडी में म्यूकस बनता है, क्या वो विभेदन क्षमता रखता? नहीं, सबके लिए सेम है, हर पैथोजन को वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा ना? तो इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, मतलब सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन। सभी पैथोजन के लिए क्या है? टाइप ऑफ पैथोजन के लिए सेम है। जैसे आंसू हैं, टीयर्स, वो टीयर्स ये इनेट में आते हैं। सलाइवा भी इनेट में आएगा। टीयर्स है, सलाइवा है, ये हर बैक्टीरिया को मारेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। ये क्या है? स्पेसिफिक होती है, विशेष है। हर पैथोजन के लिए अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप होगी इसमें। डिफरेंट फॉर लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पैथोजन। अलग अलग पैथोजन के लिए ये इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से व्यवहार करेगी, अलग अलग टाइप का एंटीबॉडी कह सकते हैं बनाएगी। सेम टाइप की एंटीबॉडी, हर एक एंटीबॉडी हर पैथोजन को नहीं मार सकती है। तो इसमें इम्यूनिटी हमको कैसे मिलती है? आगे पढ़े भी हैं, एंटीबॉडी से। समझ में आया? यहां इसके टाइप इसको समझाएंगे। तो ये नॉन स्पेसिफिक और ये स्पेसिफिक। अब इसी का थोड़ा टाइप देख लीजिए, इम्यूनिट कितने तरीके से डेवलप होती है। समझ में? 4 इसके मेथड। तो इन्नेट के 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स, पहला है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स हो गया, ठीक। और दूसरा कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। मतलब इसमें कुछ बैरियर हैं। बैरियर क्या करते हैं? रोकते हैं। किस चीज को रोकेंगे? ये पैथोजन को रोकेंगे, बॉडी में पैथोजन एंटर ना कर जाए। तो 4 बैरियर हैं, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, और तीसरा है सेलुलर बैरियर, ठीक। और चौथा है कौन सा है? इंटरफेरॉन्स, ठीक। हाँ, साइटोकाइनल बैरियर में आता है। अब देखिए, फिजिकल बैरियर्स का मतलब ये कोई केमिकल रिलीज नहीं कर रहे हैं। जो फिजिकल बैरियर्स हैं ये भौतिक रूप से पैथोजन को रोकेंगे, केवल पैथोजन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया? पैथोजन के साथ, बैक्टीरिया के साथ इनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केवल उसको फिजिकली क्या करेंगे? उसको फिजिकली बॉडी में आने से रोकेंगे। समझ में आया? तो कौन कौन से आते हैं इसमें? स्किन एक बैरियर है जो फिजिकली पैथोजन को एंटर होने से रोकती है। और क्या आता है? म्यूकस। हमारी बॉडी में पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल डक्ट्स होती हैं, ठीक है, यूरेथ्रा वगैरह, वहां म्यूकस बनता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है, आहार नाल, उसमें म्यूकस बनता है। समझ में आया? तो म्यूकस पता होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में बनेगा। डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल लिख सकते हैं पूरा, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, और एक कहां बनेगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट में। म्यूकस का काम क्या होता है, क्या करता है म्यूकस? कुछ नहीं, केवल पैथोजन को फंसा लेता है, ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। जैसे नोज में जब म्यूकस बनता है, तो अगर एयर के रास्ते पैथोजन आपके लंग्स में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ नोज में या ट्रैकिया में या ब्रोंकस में म्यूकस बन रहा है, वो म्यूकस क्या करेगा, पैथोजन को, जो एयर के रास्ते पैथोजन एंटर कर रहा है, उसको वहीं रोक लेगा, लंग्स में अंदर नहीं जाने देगा। फिर वो म्यूकस बॉडी के बाहर भी हो जाता है, म्यूकस बॉडी के अंदर भी। जो कफ होता है बॉडी से नोज के रास्ते बाहर भी पास आउट हो सकता है, और कभी कभी कफ को कुछ पर्सन निगल भी लेते हैं, तो वो आहार नाल के रास्ते बाहर पास आउट हो जाता है। अब देखो हंसी आ रही है उसको। हाँ, अगर कहीं ऐसी कंडीशन है कि वो बाहर रिलीज कराने की नौबत नहीं आ रही है, जब मतलब ऐसी कंडीशन है, तो कभी कभी इनटेक माउथ के द्वारा कर लिया जाता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बॉडी का ही तो पार्ट है वो, समझ में आया कि बाहर से थोड़ी ना आ रहा है। तो इसके लिए हो गया म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ट्रैप पैथोजन, पैथोजन को ट्रैप करेगा। ये पैथोजन के साथ कोई रासायनिक रूप से क्रिया नहीं कर रहा है, केमिकली उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, केवल उसको फंसा ले रहा है, तो फिजिकल बैरियर में आ गया। और कोई लिखा है? अरे वो सब हो गया। जीआईटी का मतलब ये है, एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। याद रखिए 3 जगह पर बनता है म्यूकस, और म्यूकस का काम ये हो गया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब इसमें वो बैरियर आएंगे जो आपकी फिजियोलॉजी से संबंधित होंगे, मेटाबॉलिज्म से संबंधित होंगे। समझ में आया? वो पैथोजन के साथ केमिकली इंटरेक्ट करेंगे। इसमें कौन से आएंगे? सलाइवा और टीयर्स। और कोई लिखा है? एसिड इन द स्टमक, एसिड इन स्टमक, स्टमक में जो एसिड है, देखिए सलाइवा है, लार है, लार में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, टाइलिन, सॉरी कौन सा एंजाइम? टाइलिन डाइजेस्ट करता है, लाइसोजाइम इसको पैथोजन को किल करता है। टीयर्स में भी क्या है? लाइसोजाइम, दोनों जगहों पर लाइसोजाइम एंजाइम है, वो पैथोजन को मारेगा, केमिकली इसको किल करेगा। ठीक, और ये हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में बनते हैं पर ये फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट है। एसिड बनता है स्टमक में, भोजन के द्वारा जो पैथोजन बॉडी में अगर इंटर कर गया है आहार नाल से, कहां चला गया? स्टमक में। तो स्टमक में एसिड है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, HCl जो बनता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बताइए। हाँ, एसिडिक वजाइना में कंडीशन होती है, वहां पर भी पैथोजन जो है किल किए जाते हैं। ठीक, और सेलुलर बैरियर का मतलब यहां पर ना तो कोई केमिकल है, यहां सेल है। हमारी बॉडी की कुछ सेल ऐसी होती हैं जो पैथोजन को किल करती हैं, डायरेक्ट किल करती हैं या इनडायरेक्ट वे में किल कर सकती हैं। समझ में आया? तो यहां पर WBC, सेलुलर बैरियर का मतलब WBC जानते हैं? WBC हमारी बॉडी के को प्रोटेक्ट कराते हैं। अब WBC में कई नाम इन्होंने लिखे हैं, लिखा है PMNL, पूरा नाम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट लिखा है क्या? ल्यूकोसाइट होगा। एक्चुअली WBC का एग्जैक्ट नाम है ल्यूकोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या है? फिर एक प्रकार है, WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। आपने पढ़ा होगा ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है ना, वही है। तो PMNL ये एक तरीके का ल्यूकोसाइट है, इसको ये कह सकते हैं ये एक टाइप का न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल का ये प्रकार है, इसके न्यूक्लियस में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। पॉलीमॉर्फो का मतलब मॉर्फोलॉजी कई तरीके, न्यूक्लियस कई तरीके का होगा इसमें। ठीक, ये लिखिएगा, ये न्यूट्रोफिल एक तरीके का है, न्यूट्रोफिल है। और दूसरा कौन सा हो गया? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस का मतलब समझते हैं? WBC है जो पैथोजन को खाती हैं। और एक नाम लिखा है NK सेल, नेचुरल किलर सेल्स। ये एक तरीके का लिम्फोसाइट है, एक टाइप, ये ल्यूकोसाइट है, और ल्यूकोसाइट का ही टाइप लिम्फोसाइट होता है। तो ये लिखेंगे टाइप ऑफ द लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट है एक्चुअली में, नेचुरल किलर सेल। और एक नाम, और कोई नाम है? देख लीजिए, मोनोसाइट। मोनोसाइट पता ही है,
मोनोसाइट। ये क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट नहीं है, ए ग्रेनुलोसाइट होता है। समझ में आ रहा है? अब इसमें से एक चीज और देखिए कहां गया। अगर कहा जाए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, कभी कभी देखिए जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये दोनों क्या हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये दोनों क्या हैं? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सुरक्षा घेरा है पहला फर्स्ट लाइन, उसके बाद इसको कोई क्रॉस करके निकल गया तो इसकी मुलाकात पैथोजन की इससे होगी। भाई कोई पैथोजन पहले यहां इंटरेक्ट करेगा। पैथोजन की एंट्री करने के रास्ते कितने बॉडी में? या तो माउथ से जाएगा, या तो नोज से जाएगा, ठीक, और या तो अगर कहीं स्किन डैमेज है तो वहां से जाएगा। समझ में आया? तो अगर माउथ या नोज से जा रहा है तो म्यूकस उसको रोकने का काम करेगा। माउथ में है तो लाइसोजाइम भी काम करेगा। तो पहले यहां से इंटरेक्शन होगा, यहां से बच करके पैथोजन अगर निकल गया तो उसका मुकाबला किससे होगा? ये दो बैरियर हैं, इनसे होगा। समझ में आया? सेलुलर और इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। ये क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स। जब बॉडी में किसी टिश्यू में वायरस का इन्फेक्शन होता है तो बाकी जो नॉर्मल सेल रहती हैं, ठीक है, उनको बचाने के लिए जिस सेल में इन्फेक्शन होता है वो सेल क्या करती है? इंटरफेरॉन बनाती है, ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन। और वो प्रोटीन, जैसे मान लीजिए इस सेल में वायरस का अटैक हुआ है तो ये सेल तो खत्म होने जा रही है ना, ये सेल क्या करेगी? इंटरफेरॉन बनाएगी और बाकी जो नॉर्मल सेल हैं उनको बचाने की वो कोशिश करती है, क्योंकि इंटरफेरॉन यहां से कहां चला जाएगा? नॉर्मल सेल में। तो वायरस अफेक्टेड सेल में बनता है इंटरफेरॉन, वो नॉर्मल सेल में पहुंचता है और नॉर्मल सेल में फिर वायरस का इंफेक्शन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये साइटोकाइनिन बैरियर्स में आते हैं। क्या चीज? इंटरफेरॉन प्रोटीन है, बैरियर का नाम है साइटोकाइनिन बैरियर, इंटरफेरॉन प्रोटीन का नाम है। समझ में? एंटीवायरल प्रोटीन है ये और बैरियर है साइटोकाइनिन बैरियर। समझ में आया? तो चार तरीके के बैरियर हो गए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा इम्यूनिटी कौन सा है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हाँ बताइए। यही तो लास्ट वाला है साइटोकाइनिन बैरियर, यही है, इंटरफेरॉन्स बनते हैं उसमें, ठीक। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडप्टिव बोलते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से डेवलप होती है। समझ में आ रहा ना? इस इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी बताया आपको स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए सेपरेट होगी, ठीक। और तो ये इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है? तो बोलेंगे बी सेल और टी सेल के द्वारा। दो सेल बॉडी में हैं जो इस इम्यूनिटी को डेवलप कराती हैं, बी सेल और टी सेल, ठीक है। ये इम्यूनिटी तब डेवलप होगी जब पैथोजन का एक्चुअल अटैक होगा बॉडी पर। अगर पैथोजन अटैक नहीं कर रहा है तो ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। समझ में आया? जो बी सेल हैं वो एंटीबॉडी क्यों बनाएंगी अगर बॉडी में कोई पैथोजन ना, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि कोई जन्म हुआ बच्चे का और वो एनवायरमेंट में है तो कोई पैथोजन कभी उसको अटैक ना करे। पैथोजन तो अटैक करेगा ही, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी डेवलप होती है तब जब कोई पैथोजन रियल फॉर्म में बॉडी में अटैक करेगा तो हमारी बॉडी की बी सेल क्या करेंगी? वो तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे और मेमोरी सेल बना देंगे। और टी सेल जो है वो जानते हैं, बता रहे हैं अभी इसमें क्या करना है। हाँ, इन्नेट में नहीं है, इन्नेट में चूंकि बी सेल पार्टिसिपेट नहीं करती है तो वहां कोई मेमोरी सेल नहीं होती है। समझ में आया? वो बचपन से बाय बर्थ हमको मिल रही है, लेकिन ये पैथोजन का जब अटैक होगा तब डेवलप होगी। लिख सकते हैं डेवलप
ड्यूरिंग एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन, जब पैथोजन का कॉन्टेक्ट बॉडी से होगा तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी। ठीक, बी सेल और टी सेल से इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब बी सेल क्या करती है, देखिए बी सेल एंटीबॉडी बनाती है। क्या करेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई पैथोजन है, ये पैथोजन क्या किया, ये बॉडी पर अटैक किया, तो हमारी बॉडी की जो बी सेल हैं वो क्या करेंगी, वो डिवाइड करेंगी। वो डिवाइड करके एक मेमोरी सेल बनाएंगे, मेमोरी सेल, और एक बनाएंगे प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल पैथोजन बॉडी पर अटैक करेगा। हमारी बॉडी की बी सेल कहां बनती है, बोन मैरो में। डेवलप कहां होती है, बोन मैरो में। ठीक है, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बोन मैरो में है। और तो ये बी सेल मेमोरी सेल बनाएंगे और एक प्लाज्मा सेल बनाएंगे। प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है, और मेमोरी सेल क्या करती है, ये दिमाग में पिक्चर बैठा लेती है कि अगली बार अगर ये दोबारा पैथोजन अटैक किया तो इसके खिलाफ में क्या करना है, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना के रेडी कर देनी है। समझ में आया? टी सेल में दो टाइप हैं, टीएच और टीसी। टीएच क्या है, टी हेल्पर सेल, ये बी सेल को हेल्प करती है। एक्चुअली बी सेल जो है या प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी खुद नहीं बना सकता, इसको टीएच सेल की मदद करनी पड़ेगी, टीएच सेल से हेल्प लेना पड़ेगा। तो टीएच सेल किसकी हेल्प करती है, बी सेल का, इसलिए इनको बोलते हैं टी हेल्पर सेल। ठीक है, हेल्प बी सेल की मदद करेंगी किसके लिए, फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी बनाने के लिए। और टीसी क्या करती हैं, डायरेक्ट किल करती हैं पैथोजन को, डायरेक्ट, बिना किसी की मदद नहीं करती हैं। बी सेल पैथोजन को डायरेक्ट किल नहीं करती है, बी सेल बनाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पैथोजन को मारेगा। लेकिन टीसी सेल क्या है, वो डायरेक्ट पैथोजन को मारती है। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो डायरेक्ट किल करेगा पैथोजन, इसीलिए इसका नाम क्या है, टीसी। टीसी का फुल फॉर्म है साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, ये जो सी का मतलब क्या है, साइटोटॉक्सिक, और टी का मतलब टी सेल। जैसे ये एच का मतलब हेल्पर और टी का मतलब टी सेल, ये हेल्पर टी सेल है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल बोलते हैं। ये डायरेक्ट किल करती है पैथोजन को, और बी सेल एंटीबॉडी के माध्यम से किल करती है। आ रहा समझ में? अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जब बॉडी में ये इम्यूनिटी आती है, दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। समझ में आया? हाँ, टीएस सेल भी बनती है, टी सप्रेसर। ठीक है, सप्रेसर टी सेल बोलते हैं उसको, टीएस। एस का मतलब सप्रेसर और टी का टी सेल हो गया, सप्रेसर टी सेल। देखिए, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप इन किसमें, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कितने तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, तो दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब समझते हैं क्या है इम्यून रिस्पॉन्स? तो बॉडी का रोगों से लड़ने की क्षमता, वही इम्यूनिटी कह सकते हैं। दो तरीके की इम्यूनिटी डेवलप होगी, बॉडी दो तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक, पहला कौन सा है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, बुक में जो भी लिखा है पढ़ते रहिए, जहां लगे कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाना है आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जो प्राइमरी है, देखिए इसको समझिए। देखिए
प्राइमरी कब डेवलप होगा? मान लीजिए हम फर्स्ट क्लास में, कोई समस्या नहीं है, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन गया, हमको कोई बीमारी हो गया पहली बार, ठीक है। तो जब कोई भी पैथोजन अटैक करता, अगर हम, क्योंकि बॉडी में एक चीज, एक लाइन बुक में लिखा है कि आप जब जाते हैं शुरुआत में ही इम्यूनिटी वाला पढ़ेंगे, कहीं लिखा है कि पर डे आपका इंटरेक्शन पता नहीं कितने पैथोजन से हमारा होता दिन भर। धूल धक्कड़ में टहलते रहते हैं, टिकिया फुल्की खाते हैं, तो क्या हमारी बॉडी में पैथोजन इंटर नहीं करते हैं? इंटर करते हैं, लेकिन हमको हर बार बीमारी नहीं होती है, हर बार तो बीमारी नहीं होती है। तो डिपेंड करता है पैथोजन कितना ज्यादा बॉडी में आपके मल्टीप्लाई कर लिया है, कितनी ज्यादा संख्या में वो मल्टीप्लाई कर लिया, कितना वो खतरनाक है, उस पर डिपेंड करता है डिजीज। और दूसरी चीज, आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो सब किनारे हो जाएंगे। वो समझ में है, जैसे कोरोना में यही तो हुआ था, जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी उसको कोरोना नहीं होता था। तो इम्यून सिस्टम मायने रखता है, ठीक है, इसलिए हर बार बीमारी नहीं होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पैथोजन अटैक किया और हमको डिजीज हो गया, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो प्राइमरी में आएगा, ठीक। फर्स्ट टाइम जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो भी काम करती है उसके लिए, उससे लड़ने के लिए जो भी काम करेगी वो प्राइमरी में आता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं प्राइमरी क्या होता है? डेवलप। ये डेवलप होगा इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरेक्शन विथ पैथोजन, पैथोजन के साथ में जब पहली बार पैथोजन, तो आपकी बॉडी जो, या कह सकते हैं आपको जब बीमारी होगी कोई भी, तो उस समय जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो प्राइमरी का है। बॉडी जो भी उसके लिए करेगी, क्या करेगी बॉडी? बॉडी की बी सेल क्या करेंगी? बी सेल तुरंत क्या करेंगी? पैथोजन बॉडी में गया, बी सेल ने क्या किया? बी सेल, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करता है। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो हमारी बॉडी, जो नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ का मतलब समझते हैं एलियन, बाहरी चीज, तो बॉडी में अगर वो एंटर की तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत क्या करेगा? भले वो पैथोजन हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। फॉरेन ग्रेन ही अगर बॉडी में एंटर कर जाए तो आपकी बॉडी की ये सेल क्या करेंगे? उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएंगे, ठीक है। कुछ भी इंटर कर जाए बाहरी चीज, भले वो पैथोजन है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी बॉडी की बी सेल तुरंत देखेंगे कि बाहरी कोई चीज बॉडी में आ गया, इम्यून सिस्टम तुरंत उसको कैप्चर करेगा, तुरंत उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगा। और अगर उसको मार ले गया, खत्म कर ले गया, तो बीमारी से बच जाएंगे। नहीं मार पाया तो आपको बीमारी पकड़ लेगी। समझ में आ रहा ना? तो बी सेल क्या करेंगी? तुरंत एंटीबॉडी बनाएंगे। वह एंटीबॉडी क्या करेंगी? पैथोजन को किल करने की कोशिश करेंगी। पैथोजन को वो किल, पूरी तरीके से किल करें ना करें, इम्यून सिस्टम पर निर्भर करता है कितना ज्यादा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कितने अच्छे से बी सेल काम कर रही हैं, कितनी ज्यादा एंटीबॉडी बना रही हैं। समझ में आया? अब ये तो हो गया प्राइमरी में। समझ में प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या है? लेकिन एक चीज और, बी सेल एंटीबॉडी डायरेक्ट नहीं बनाती है। होता क्या, भी मैंने आपको बताया, बी सेल जब कोई पैथोजन आएगा तो बी सेल डिवाइड करेगा मेमोरी सेल में, और किसमें डिवाइड करेगा? प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल ही क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। तो कह सकते हैं जब कोई डिजीज बॉडी में आती है तो आपकी बॉडी में एक याददाश्त डेवलप करके चली जाती है। वो आपकी बॉडी में मेमोरी सेल रेडी हो जाती है। जैसे टाइफाइड का अगर पैथोजन आपकी बॉडी में है, आपको एक बार टाइफाइड हुआ तो आपको तत्काल टाइफाइड रिपीट नहीं करेगा। कोई बीमारी लगातार रिपीट नहीं करती है, कभी देखे हैं? कोई भी बीमारी लगातार रिपीट, एक बार जुकाम हुआ तो कुछ समय बाद ही जुकाम होगा। भले आप कितने भी जुकाम वाले पर्सन के साथ उठ बैठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बॉडी में इम्यूनिटी आ गई है उसके लिए, हमारे लिए थोड़े समय के लिए। लेकिन वो गैप कितने समय का हो सकता है, अलग अलग बीमारियों में अलग अलग वैरी करता है। समझ में? जैसे अभी कोई डिजीज आपको अटैक की है तो दोबारा तत्काल तो अटैक नहीं करेगी, लेकिन आप कहेंगे कितने समय बाद वो अटैक करेगी। तो हर डिजीज का टाइम पीरियड अलग अलग है, ठीक है। कुछ बीमारियों में कभी जिंदगी में दोबारा अटैक नहीं करेगी, जैसे स्मॉल पॉक्स में, स्मॉल में दोबारा कभी अटैक नहीं करेगी। वो पैथोजन आ गया बॉडी में, स्मॉल पॉक्स एंटर कर जाएगा, आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा।
क्योंकि जो एंटीबॉडी पहली बार बन जाती है वो पूरे लाइफ चलती है। तो एंटीबॉडी जो बन रही है ना, ये एंटीबॉडी, ठीक है, जो पैथोजन को मारती हैं, ये कितने दिन तक सरवाइव कर रही हैं, या मेमोरी सेल कितना दिन तक जिंदा है, जब तक ये जिंदा रहेगी मेमोरी सेल पहली अटैक में, तब तक दोबारा बीमारी अटैक नहीं करेगा। और जब ये मेमोरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जो पहली बार बनी थी, दोबारा अटैक हो जाएगा। समझ में आया? तो हर डिजीज का एक गैप होता है कि इतने समय बाद अगर पैथोजन आए बॉडी में तो फिर से वो आपको बीमारी हो सकती है, लगातार रिपीट नहीं करती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, इसको बोलते हैं एमनेस्टिक, एमनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये डेवलप कैसे होता है, अगर कोई पैथोजन, इट डेवलप ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम पैथोजन, ये लिखा है। अगर सेम पैथोजन, जैसे आज आपको टाइफाइड हुआ, कल को आपका टाइफाइड सही हो गया, कोई बीमारी, 2-4 दिन बाद या तत्काल सेम पैथोजन दोबारा अटैक किया बॉडी पर, तो डिजीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस समय जो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा वो सेकेंडरी होगा। उसको क्या बोलेंगे, वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अगर सेम पैथोजन दोबारा से फर्दर अटैक किया तो उस समय सेकेंडरी डेवलप होगा। फर्स्ट टाइम कौन सा डेवलप होता है, यहां ये डेवलप ड्यूरिंग अटैक ऑफ, ऐसे लिखा है, डेवलप ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट अटैक, सब्सिक्वेंट का मतलब फर्दर, दोबारा से, ऑफ सेम पैथोजन, अगर सेम पैथोजन दोबारा से तत्काल अटैक किया, ठीक है, सब्सिक्वेंट अटैक किया तुरंत, तो ये सेकेंडरी डेवलप होगा, बीमारी से बच जाएंगे आप। इसमें क्या होता है, जो पहली वाली मेमोरी सेल जो बनी थी ना फर्स्ट टाइम वाली, वो तुरंत पहचान लेती हैं कि यदि तो आया था अभी थोड़े समय पहले, फिर दोबारा से आ गया ये पैथोजन, तो उसको पहचान लेती हैं कि अभी ये पहले आया था, ठीक है। दोबारा जब अटैक करेगा तो उस पैथोजन को कौन पहचानेगा, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं, पहचान लेती हैं कि कोई नया नहीं है, अभी एक बार आ चुका है। तो यहां क्या है, मेमोरी सेल आइडेंटिफाई कर लेती हैं, आइडेंटिफाई सेम पैथोजन, जो पैथोजन आया था उसको पहचान लेती हैं और उसके खिलाफ में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बना देती हैं, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बन जाएंगी और बीमारी से आप बच जाएंगे। पहले वाले में इतनी एंटीबॉडी नहीं बन रही थी, हो सकता है कि आप बीमारी से बच पाए, हो सकता है ना भी बच पाए, दवा की नौबत आ जाए। कभी कभी अपने आप बीमारियां सही हो जाती हैं, दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, और कभी कभी मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में इतनी ज्यादा एंटीबॉडी बन जाएंगी कि वो पैथोजन को किल कर देंगी जो दोबारा आया हुआ है। तो ये पूरा मेमोरी पर डिपेंड करता, ध्यान रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, नेट में मेमोरी प्रॉपर्टी नहीं होती है, याददाश्त वाली प्रॉपर्टी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडी दिया, देखिए इन्होंने लिखा है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और डिफरेंस समझ लीजिए, डिफरेंस नहीं लिखा है। और देखिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी में एक डिफरेंस समझ में आया, ये पैथोजन का फर्स्ट अटैक के टाइम पे डेवलप होगा, ये पैथोजन का सब्सिक्वेंट अटैक, दोबारा सेम अटैक करेगा पैथोजन तो डेवलप होगी। ये स्लो काम करती है, ठीक है, स्लो एक्टिंग, धीरे धीरे काम करेगा। और ये फास्ट, क्योंकि तत्काल उसको मारना है ना, तो इसका काम क्या है, फास्ट, मतलब ये फास्ट है और ये स्लो है,
समझ में आया? इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है, उसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। अब एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर क्या होती है? एंटीबॉडी अभी टर्म आया ना, तो एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी कौन बनाएगा? बी सेल बनाएंगे। बी सेल में प्लाज्मा बी सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी बॉडी में तब बनेगा जब कोई पैथोजन, देखिए एंटीबॉडी कब बनता है? या तो कोई पैथोजन बॉडी में अटैक कर जाए, या तो आपकी बॉडी में कोई वैक्सीन को ट्रांसफर कर दिया जाए, तो केस में एंटीबॉडी बनती है। और पैथोजन से अच्छा बोलेंगे एंटीजन। ऑल एंटीजेंस, ऑल पैथोजेंस आर एंटीजेंस, बट ऑल एंटीजेंस आर नॉट पैथोजन, ये आगे समझाएंगे, ठीक है। बॉडी में कोई बाहरी चीज अगर एंटर कर रही है तो आपकी बॉडी क्या करेगी? तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी। या तो बॉडी में कोई वैक्सीन ट्रांसफर कर देगी, जैसे पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, जितनी भी वैक्सीन बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, हर वैक्सीन में क्या होता है? क्योंकि वैक्सीन आपकी बॉडी के लिए नहीं है, वो बाहर से कोई चीज आपकी बॉडी में भेजा जा रहा है, तो तुरंत आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी फॉर्म होती है, फॉर्म ड्यूरिंग अटैक ऑफ पैथोजन, ऑब्लिक करके लिखिएगा एंटीजन, ठीक है। एंड और लिखिएगा, और या तो वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ, वैक्सीन इंट्रोडक्शन, जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है उस केस में भी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है। एंटीबॉडी का दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोबिन नहीं कहेंगे, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है ग्लोबिन, और ये ग्लोब्यूलिन है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन होती है प्रोटीन, यहाँ ग्लोब्यूलिन है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आईजी कहते हैं, ठीक। एंटीबॉडी केमिकली क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। केमिकली क्या है? ये प्रोटीन्स हैं, ठीक। और कितनी स्ट्रक्चर देख लीजिए इनका, अच्छा। एंटीबॉडी प्राइमरी इन्नेट इम्यूनिटी में बनेगी कि एडेप्टिव में? हाँ बताइए सोच करके, एडेप्टिव इम्यूनिटी में बनेगी एंटीबॉडी कि इन्नेट वाले में? इन्नेट में कोई नहीं, क्योंकि जब तक कोई बाहरी चीज बॉडी में एंटर नहीं करेगा तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगा। वो संभव कब है? जब बर्थ हो जाती है तब। या तो बच्चे को रेडीमेड एंटीबॉडी मदर से मिलती है, जो बेबी होता है यूट्रस में, उसको रेडीमेड एंटीबॉडी कहां से मिलती है? मदर से, प्लेसेंटा के थ्रू आती है। तो एंटीबॉडी की देखिए स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में दो चेन्स होती हैं। एंटीबॉडी को हम लोग H2L2 भी कह सकते हैं, H2L2 इसका फॉर्मूला है। H2 का मतलब दो हैवी चेन और दो लाइट चेन। हैवी चेन ये बड़ी वाली चेन है, देखिए ये जो चेन आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? हैवी चेन। हैवी का मतलब इसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, अमीनो एसिड इस चेन में ज्यादा है, ये बड़ी चेन है। एंटीबॉडी वाई शेप में होती हैं। क्या शेप में होती हैं? वाई शेप्ड में, लिख लीजिएगा। छोटी चेन आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, ये लाइट चेन है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, हल्की है। हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, एसएस बॉन्ड से, ठीक है। बीच बीच में बना सकते हैं, बुक में डायग्राम बना है। हैवी चेन आपस में जुड़ी होंगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और हैवी और लाइट भी आपस में किससे जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड एसएस बॉन्ड से। तो यहां दोनों के बीच में एसएस बॉन्ड मिलेगा देखने को, ठीक। और एक हैवी चेन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, देखिए डायग्राम में शायद बना हुआ है। ये चीज समझ लीजिए, देखिए दो हैवी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, एक हैवी एक लाइट के बीच में हो सकता है, और हैवी चेन में अंदर भी डाइसल्फाइड हो सकता है। डाइसल्फाइड जानते कब बनेगा? जब प्रोटीन में अगर कहीं पर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, जैसे यहां जो अमीनो एसिड होगा उसमें सल्फर होगा,
यहाँ जो है उसमें क्या है, सल्फर है, तो दोनों सल्फर सल्फर सामने सामने क्या कर लेते हैं, डाइसल्फाइड बना लेते हैं। ये जो चेन देख रहे हैं ये हैवी वाली, इसमें भी क्या है, एस एस बॉन्ड, इसमें भी क्या है, एस एस बॉन्ड, मतलब ये लाइट देख रहे हैं इसमें भी एस एस बॉन्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिर हैवी में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, तो आपस में भी तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे अमीनो एसिड। और लाइट के साथ भी क्या है, लाइट में अगर यहाँ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है तो इसका सल्फर और इसमें जो सल्फर वाला अमीनो एसिड है वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो ये हैवी और लाइट चेन हो गया। ठीक है, और ऊपर का जो जितनी भी एंटीबॉडी होती हैं सभी एंटीबॉडी में अमीनो एसिड सेम होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे एंटीबॉडी IgA, IgM, IgG, ठीक है, IgD होता है ना, जितने एंटीबॉडी हैं सब में सब सेम है। डिफरेंस कहां होता है, डिफरेंस आपको यहां मिलेगा ऊपर, ये वाला डिफरेंस, मतलब ये जो हिस्सा देख रहे हैं इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये ठीक, ये वेरिएबल है, इसलिए लिखा बुक में कि ये ये पार्ट को अलग, ये पार्ट और ये पार्ट देख रहे हैं, मतलब इस हिस्से में जो अमीनो एसिड होंगे ऐसे ही यहाँ इतने हिस्से में और इतने हिस्से में जो अमीनो एसिड होंगे वो सभी एंटीबॉडी में क्या होंगे, डिफर करेंगे, क्योंकि एंटीबॉडी हर पैथोजन के लिए अलग अलग होती है, सेम नहीं होती है कि कोई भी पैथोजन है सबके लिए एक जैसी एंटीबॉडी नहीं होती है, एक एंटीबॉडी हर पैथोजन को नहीं मार सकती है। ठीक, तो डिफरेंस कहां नजर आएगा सारी एंटीबॉडी में, ये जो हैवी चेन है और जो लाइट है इसका भी ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है जो मैंने डार्क कर दिया, इसमें डिफरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल पार्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये भी वेरिएबल पार्ट है, ये भी वेरिएबल। कांस्टेंट कौन सा है जो बचा हुआ है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये पार्ट कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये लाइट चेन है तो VL बोलेंगे ना, वेरिएबल पार्ट ऑफ द लाइट चेन, इसको क्या बोलेंगे, VC, वेरिएबल पार्ट, VH, सॉरी, VH, वेरिएबल पार्ट ऑफ द हैवी चेन, हैवी चेन का वेरिएबल पार्ट है। ठीक है, ऐसे यहां पर हो जाएगा, ये VH हो जाएगा और ये VL। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो Cl, कांस्टेंट पार्ट ऑफ द लाइट चेन। ठीक है, कांस्टेंट पार्ट है किसका, लाइट चेन का, और ये कांस्टेंट पार्ट है लाइट चेन का, और ये हैवी चेन का है, तो HCH होगा, कांस्टेंट है, RH। ठीक, हैवी चेन का ये कांस्टेंट पार्ट, समझ में आ रहा है। तो केवल ये ऊपरी हिस्सा वेरी करता है, वेरिएबल पार्ट केवल ऊपर ही मिलेगा देखने को। और एंटीजन बाइंडिंग साइट भी दिखाया गया है, एंटीजन कहां बाइंड करेगा, यहां पर। अगर कोई एंटीजन, एंटीजन का मतलब पैथोजन या कोई और चीज, तो वो यहां बाइंड करेगी, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसलिए वो साइट वेरी करती है। एंटीबॉडी के टाइप्स कितने होते हैं, पहला है IgG, दूसरा है IgM, तीसरा है IgE, ठीक है, IgA और IgD। इतने टाइप हैं। पूछा जाता है सबसे कॉमन कौन सी होती है, तो IgG मोस्ट, 80% एंटीबॉडी यही होती है, 80% में IgG देखने को मिलेगी। ठीक, सबसे पहले एंटीबॉडी बॉडी में कौन सी बनती है, जैसे अगर कोई आपकी बॉडी में पैथोजन अटैक किया तो उस समय कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, IgM। याद रखिए, IgM फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी है जो सबसे पहले बनती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में, मेनली यही बनती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो मेन एंटीबॉडी है वो IgM है, समझ में आया। फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, देखिए लिखा भी होगा, फर्स्ट फॉर्म एंटीबॉडी, सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी IgM।
कोई डाउट है? नहीं ना। और आईजीई एलर्जी में इन्वॉल्व होती है, जब एलर्जी बॉडी में होती है तो उस समय भी एक एंटीबॉडी बनती है, वो आईजीई है। इन एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन में, एलर्जी के केस में, ठीक है। आईजीए कहां बनेगा? सिक्रेटरी एंटीबॉडी, इसका दूसरा नाम सिक्रेटरी एंटीबॉडी है। ये है सिक्रेटरी एंटीबॉडी, मतलब ये बॉडी के जो हमारे सिक्रीशन है, सिक्रीशन का मतलब जो सिक्रीट होते हैं बॉडी से कोई चीज, जैसे टीयर्स, आंसू जो होते हैं, ये बॉडी का सिक्रीशन है, ठीक है। मिल्क का सिक्रीशन होता है मेमोरी ग्लैंड से, तो मिल्क में या कोलेस्ट्रम, खासकर कोलेस्ट्रम में आईजीए एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। तो लिख लीजिएगा एन कोलेस्ट्रम। सलाइवा में हो गया, सलाइवा बॉडी का सिक्रीशन, टीयर्स में हो गया, ठीक। जितने बॉडी के सिक्रीशन है सब में ये एंटीबॉडी। और आईजीडी कोई खास नहीं है, नॉन फंक्शन है, तो इतना हो गया ये एंटीबॉडी का टाइप। अब दो चीज है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड। मतलब आपका जो एडेप्टिव इम्यून, जो इम्यूनिटी है, हाँ एक्वायर्ड वाली, उसके दो टाइप हैं, एचएमआई और सीएमआई, वो देख लीजिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड के दो टाइप, एक है एचएमआई और दूसरा है सीएमआई, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है। और ये है सेल मेडिएटेड, मेडिएटेड, या तो आपका ये इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स, बात एक ही है, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। एचएमआई नहीं है उसका, देखिए ये नाम लिखा है HIR, हालांकि शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कहीं मेंशन शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो इसको हटा सकते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। आप लिख सकते हैं HIR हो जाएगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसका दिया है कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, CMI, ठीक। हाँ AMI, एंटीबॉडी मेडिएटेड, हाँ AMI बोलेंगे, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। क्यों है समझ लीजिए। देखिए ये वाला इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल वाला, ह्यूमरल का मतलब समझते हैं, ह्यूमर, ह्यूमर क्या होता है? बॉडी फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ हमारे अंदर क्या है? बॉडी फ्लूइड। और एक बॉडी फ्लूइड होता है CSF, वो भी बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी आपके इन ह्यूमर में मिलेगी, ह्यूमर का मतलब बॉडी फ्लूइड में देखने को मिलती है, और बॉडी फ्लूइड का मतलब यहाँ कह सकते हैं जो इम्यूनिटी आपके ब्लड से डिसाइड होती है, जो ब्लड में, ठीक है। एंटीबॉडी कहाँ होती हैं? ब्लड में, ठीक है। और ब्लड में सीरम में होती है, ध्यान रखिएगा, किसमें होती है? सीरम में मेनली एंटीबॉडी। तो जो इम्यूनिटी कह सकते हैं आप एंटीबॉडी से मिल रही है, किससे मिल रही है? एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलती है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। एंटीबॉडी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी बॉडी के ह्यूमर में देखने को मिलती है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब जो इम्यूनिटी हमको डायरेक्ट किससे मिल रही है? डायरेक्ट फ्रॉम सेल, जो डायरेक्ट सेल से प्रोवाइड कराई जा रही है। ये सेल से मिलती तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं, क्योंकि बी सेल कभी किसी पैथोजन को डायरेक्ट नहीं मारती हैं, वो एंटीबॉडी के द्वारा मारती हैं। और ये क्या है? डायरेक्ट सेल पैथोजन को किल कर रही है। यहाँ पर जो टीसी सेल इम्यूनिटी देती है, टीसी या जो मैक्रोफाजेज हैं, मैक्रोफाजेज ये भी क्या करती हैं? इम्यूनिटी देती हैं, ठीक। ये इम्यूनिटी कौन सी वाली हो गई? सेल मेडिएटेड, सेल के द्वारा दी जाने। मैक्रोफाजेस पैथोजन को एंगल्फ कर लेती हैं फैगोसाइटोसिस से, और टीसी डायरेक्ट किल करती है। बताइए।
हाँ बता रहे हैं, ऑर्गन वाला समय लीजिए। देखिए ऑर्गन वाला समय लीजिए, एक आप नोट कर लीजिएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जब अच्छा, कौन कौन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में ऑर्गन को भी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक पर्सन की बॉडी से ऑर्गन दूसरे में लगाते हैं, या बॉडी का कह सकते हैं कि टिश्यू भी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। ठीक है, पूरा अंग भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है, और उस ऑर्गन का एक छोटा सा हिस्सा भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे आंख जब ट्रांसप्लांट की जाती है तो आई में पूरी आंख नहीं लगाई जाती है, केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो आई डोनेट करते हैं वो पूरी आंख जो है तो अपनी डोनेट नहीं करते हैं, उनका केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराया जाता है दूसरे पेशेंट को। समझ में आया? वहां पर होल ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रहा है। हार्ट भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट का पार्ट भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। जैसे वॉल्व ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ना, वॉल्व जब वॉल्व खराब हो जाते हैं एवी और सेमी लूनार, उनको ट्रांसप्लांट कराया जाता है। ठीक, हाँ पूरा भी कर सकते हैं। हार्ट का एक हिस्सा भी ट्रांसप्लांट, मतलब जितने ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं पूरा ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नींद आ रही है, बहुत नींद आती है, और नींद आ रही है। और सुनिए, और बॉडी जो ऑर्गन है उसका एक हिस्सा भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जैसे मैंने आई में बताया, आई में पूरा आई ट्रांसप्लांट नहीं होता है। हार्ट में हार्ट हो सकता है, हार्ट का एक पार्ट। पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पेनक्रियास का एक हिस्सा। लंग्स भी ट्रांसप्लांट की जाती हैं, और लंग्स का एक पार्ट भी, लोब्स, जैसे लंग्स में आपके लोब्स है ना 2 और 3, तो लोब्स को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लिवर पूरा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लिवर का एक हिस्सा भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है, ठीक है, बोन भी ट्रांसप्लांट होती हैं। अगर कहीं बोन घिस रही है तो दूसरे पेशेंट से थोड़ी सी बोन काट करके लगा दी जाएंगी। ये कौन खुरखुर कर रहा है जी, आवाज कहां से आ रही है? और सुनिए ध्यान से, कुछ ऑर्गन जिंदा रहते आदमी दूसरे को दे देता है। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं कि जिंदा रहते वो ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते, मरने के बाद ही ट्रांसप्लांट होगा। जैसे आंख जो होती है, आई, जिंदा रहते किसी की आंख किसी को ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती है। समझ रहे ना? क्यों कोई देगा भाई? किडनी तो ठीक है, किडनी पे पर्सन काम चला लेता है, लेकिन एक आंख पर समस्या क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, तो उतना किसी की इतनी इच्छा दयालु नहीं होती है। आई वाले केस में नहीं है, वो होगा कोई रेयर। मैं समझ ही दिया आपको कि कुछ ऑर्गन रहते, लाइफ रहते ट्रांसप्लांट कर दिए, डोनेट कर दिए जाते हैं, कुछ मरने के बाद। जैसे किडनी जो है, वो किडनी लाइफ रहते डोनेट की जा सकती है, क्योंकि ये किडनी पे काम चल जाता है। पूरा हार्ट किसी को निकाल कर नहीं दिया जा सकता है जिंदा रहते, होता है नहीं। हार्ट कंठ लैरिंग्स, तो आवाज कैसे निकलेगी? अरे बोलेंगे कैसे जब किसी को दे देंगे? नहीं, मरना तो वही कह रहे, कुछ ऑर्गन जिंदा रहते डोनेट किए जाते हैं, कुछ मरने के बाद। किडनी जिंदा रहते डोनेट की जा सकती है, पूरा हार्ट जिंदा रहते डोनेट नहीं हो सकता। वो क्या करेगा फिर? क्या चीज? ठीक, तो मरने की बात कर सकते हैं, वही मैं समझा रहा ना, कुछ जिंदा रहते हैं और कुछ आफ्टर डेथ। बस हो गया ना? ठीक, अब इधर देखिए, एक जो स्टेटमेंट आता है, जब एक पर्सन का ऑर्गन दूसरे को ट्रांसप्लांट कराया जाता है तो उसकी बॉडी सबसे पहले टिश्यू मैच कराए जाते हैं, ब्लड मैच कराया जाता है, सब मैचिंग कराई जाती है। अगर दो लोगों का ब्लड और टिश्यू मैच कर रहा है तभी इसका ऑर्गन इसको ट्रांसप्लांट होगा, अदरवाइज ऑर्गन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर बिना मैचिंग के ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो ऑर्गन रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं होगा बॉडी में। समझ में आया? तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कब होता है? आफ्टर ब्लड एंड टिश्यू मैचिंग, टिश्यू मैच कराया जाता है, मैचिंग। और कभी कभी ऑर्गन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, तो ऑर्गन रिजेक्शन भी हो सकता है।
ये किससे होता है? इसमें CMI का रोल है, सेल मेडिटेड। यही कोई स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस टॉपिक पे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में शुरुआत में कि कौन सा था वो, हाँ, जो हेल्थ वाले में था ना कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डैमेज, पैथोजन बॉडी में आपके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डैमेज करते हैं, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज, ये लाइन है ना। और एक लाइन यहां से देख लीजिए, ये ऑर्गन रिजेक्ट जब होता है, ऑर्गन रिजेक्शन, उसमें CMI का रोल होता है, क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पहचान लेती है कि ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन से लाया गया है। भले ठीक है आपकी बॉडी का सब कुछ मैच कर गया, लेकिन आपका नहीं है ना, वो आपका नहीं है, किडनी आपकी नहीं है दूसरे की, मैचिंग हो गई है। तो CMI तुरंत आइडेंटिफाई कर लेती है नॉन सेल्फ पार्ट को, जो पार्ट बाहर से बॉडी में ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो ये लिख दे रहे हैं, ये आइडेंटिफाई नॉन सेल्फ टिश्यू और ऑर्गन, उसको आइडेंटिफाई कर लेती है और उसके खिलाफ में एंटीबॉडी। इसीलिए अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया है तो पूरी लाइफ उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स खानी पड़ती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कभी भी एक्टिव हो सकता है, कभी भी जाग सकता है, ठीक है। तो जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उस पेशेंट को जैसे पूरी लाइफ क्या है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, साइक्लोस्पोरिन ए, आगे पढ़ेंगे। जैसे हार्ट में जिसको एंजियोग्राफी कराई जाती है पूरी लाइफ उसको हार्ट की दवा खानी पड़ती है। जो हार्ट वाले पेशेंट हैं, ठीक है, एंजियोग्राफी ये सब हो रही है, उनमें पूरी लाइफ क्या है दवा खानी पड़ती है, जब तक जिंदा है तब तक। हाँ, कैंसर क्या चीज? कैंसर में नहीं, बताइए कोई हो तो। लिखा है ग्राफ्ट फ्रॉम एनी सोर्स, एनिमल, अनदर प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक सिंस ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सून लेटर। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल हैं, ठीक है। ऐसा मतलब टिश्यू मैच कराने के बाद भी आपको इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेना पड़ेगा। आगे समझ लीजिए एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, तो जो आप अभी तक पढ़ रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, उसी के टाइप बार बार बताए जा रहे हैं। उसके दो टाइप और हैं, पहला है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव, और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। जाना है बेटा तुमको, जाइए, तुरंत चले जाया करिए बिना पूछे। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव हो गया, ठीक। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव रोल प्ले करता है। ये इम्यूनिटी तब डेवलप होती है जब बॉडी में या तो वैक्सीन ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है, और या तो बॉडी में कोई पैथोजन वास्तविक रूप से अटैक कर गया है। तो आपकी बॉडी की बी सेल क्या करेंगे, तुरंत एंटीबॉडी बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ काम करेंगे, इम्यून सिस्टम कुछ काम करेगा। फ्री फंड में जो है इम्यूनिटी नहीं देगा ऐसे, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी कब होती है? ड्यूरिंग एक्चुअल कॉन्टेक्ट ऑफ पैथोजन, पैथोजन का एक्चुअल कॉन्टेक्ट हो या फिर और वैक्सीन ट्रांसफर की गई, वैक्सीनेशन किया गया बॉडी में, तो ये इम्यूनिटी बनी। पैसिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? जब बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी बनी बनाई, पका पकाया एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट कराई जा रही है, तो उस समय बॉडी में जो इम्यूनिटी आएगी वो पैसिव वाली आती है, ठीक है। आफ्टर रेडीमेड, या लिख सकते हैं बाय रेडीमेड एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी,
बुक ने वर्ड लिखा है इसके लिए प्रीफॉर्म्ड लिखा है ना। प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी को बॉडी में ट्रांसफर कराया जाता है। बॉडी में इम्यूनिटी, बॉडी कुछ नहीं करेगी, बाहर से वैक्सीन दे दी गई, बाहर से क्या दे दिया गया, रेडीमेड। जैसे स्नेक बाइट में और डॉग बाइट में और टिटनेस में दो वैरायटी होती है, टिटनेस का एंटी सीरम, टिटनेस का टॉक्साइड। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी को तत्काल रिलीफ की जरूरत पड़ती है, तत्काल रिलीफ चाहिए, तो क्या करते हैं, जैसे होम्योपैथिक दवा और एलोपैथ आती है, तत्काल रिलीफ के लिए आप एलोपैथ खा लेते हैं, होम्योपैथ धीरे धीरे काम करती है। ऐसे यहां पर है, ये वाली इम्यूनिटी बहुत धीरे धीरे काम करेगी। तत्काल रिलीफ चाहिए, स्नेक बाइट कर गया है तो इसके भरोसे नहीं रहेंगे कि स्नेक ने बाइट किया, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, तब तक तो पता लगा आपकी कहानी खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, तो तत्काल बाहर से बनी हुई एंटीबॉडी को बॉडी में ट्रांसफर कराया जाता है, वो स्नेक एंटीवीनम जिसको आप बोलते हैं। समझ में, एंटीवीनम में एंटीबॉडी होती है, जो अस्पताल में जो दिया जाता है ट्रीटमेंट, उसमें एंटीबॉडी होती है। रेबीज का जो इंजेक्शन लगाया जाता है कुत्ता काटने के बाद में, वो एंटीबॉडी होती है, क्योंकि तत्काल इमीडिएट रिलीफ की जरूरत पड़ती है। टिटनेस का, क्योंकि टिटनेस बहुत भयंकर बीमारी, अब तो खैर नहीं होती है, किसी को सुनने में नहीं आता है, तो टिटनेस में भी प्रिकॉशन के लिए लोग, अगर कहीं आयरन लग गया है, ठीक है, लोहा लग गया है, तो क्या करते हैं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो वो जो बाद में दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक है, उस समय वो एंटीबॉडी है। लेकिन एक टिटनेस लाइफ में हमको वैक्सीन के रूप में दिया जाता है, तो वो आई इम्यूनिटी देता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, वो वैक्सीन है। लेकिन टिटनेस जो हम लोग इमीडिएट लगवाते हैं बाद में, वो रेडीमेड एंटीबॉडी है, वो पैसिव इम्यूनिटी देती है। समझ में आया? तो दोनों में कुछ पूछना होता है। 6 महीने तक टिटनेस का इंजेक्शन वैलिड है। अगर आपने आज लगवा लिया, कल को फिर लोहा लग जाए, बिंदास रहिए, कोई समस्या नहीं आने की। समझ में आया? कोई समस्या नहीं आएगी। बस मन का भ्रम होता है लोगों का, भूल जाते हैं कब लगवाया था, नहीं भूल जाते हैं हमने पिछली बार कब लगवाया था, भूल जाते हैं ना, कोई डेट नोट करके तो रखता नहीं है, लेकिन 6 महीने तो वैलिड है। देखिए, एक चीज होना चाहिए, क्योंकि टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में रहता है, ठीक, और आयरन रस्टेड होना चाहिए, जंग लगा लोहा, उस पर इसके चांस ज्यादा है बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के। समझ में आया? जो चाकू हमारे पास, जिसको हम लोग दिन भर यूज कर रहे हैं, इतना साफ सुथरा रहता है, तो उस पर बैक्टीरिया के चांस नहीं है। ठीक है, कहीं उसको मिट्टी में नहीं रख रहे हैं ना। एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर में चोट लग जाता है, वहां तो लोहा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग टिटनेस डॉक्टर कहते लगवा लो। क्यों? क्योंकि लोहे से मतलब नहीं है, लोहे पर चांस तो ज्यादा है लगने का। रस्टेड आयरन, मिट्टी में ही बैक्टीरिया, डायरेक्ट मिट्टी से आपका कहीं घाव हुआ, वहां चला गया बैक्टीरिया, तो चोट लगने पर, एक्सीडेंट होने पर भी टिटनेस लगवाया जाता है। समझ में आया? तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कब होगी? जब बॉडी में कोई पैथोजन अटैक करेगा या वैक्सीन दी जाएगी, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? तुरंत एंटीबॉडी बनाएगी। यहाँ एंटीबॉडी बाहर से बनी बनाई दी जाती है। ये इम्यूनिटी एक्टिव वाली, क्योंकि एक्टिव इसका नाम इसलिए बहुत ही है, इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद काम करता है, एक्टिव होके काम करता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव रोल प्ले करेगा, एक्टिव रहता है, सोया नहीं रहता है। और यहां बॉडी को कुछ नहीं करना, बाहर से बना बनाया एंटीबॉडी आ गया है, वो अपना काम करेगा, बॉडी को कुछ नहीं करना, बॉडी कोई रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, समझ में आया? नो एक्टिव रोल, बॉडी का कोई रोल नहीं है इम्यूनिटी देने में, क्योंकि इम्यूनिटी कहां से आ रही है? बाहर से आ रही है, इंजेक्शन से। ठीक, एक्टिव इम्यूनिटी स्लो एक्टिंग है, धीरे धीरे काम करती है, क्योंकि एंटीबॉडी धीरे धीरे बनती है। कोई पैथोजन बॉडी में अटैक किया, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि कोई तत्काल इमीडिएट रिलीफ की तो जरूरत है नहीं यहाँ पर। समझ में आया? आपको क्या पता आपको कौन सी बीमारी का पैथोजन अटैक कर गया? आपको तो नहीं पता है ना कि आपकी बॉडी में टाइफाइड का पैथोजन गया है कि कोरोना का गया, नहीं पता है। तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम कर रहा होता है,
लेकिन यहाँ पर तो हमको पता होता है ना कि हमको आयरन लगा है, ठीक है, या कुत्ता काटा है या सांप काटा है, स्नेक काटा है, तो हमको आइडेंटिफाइड है, जानते हैं वो कितना खतरनाक हमारे लिए हो सकता है, इसलिए हम रेडीमेड एंटीबॉडी को बाहर से लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर ये स्लो धीरे धीरे काम करती हैं और ये फास्ट एक्टिंग है, फास्ट एक्टिंग वर्क करेंगे, इनका एक्शन बहुत तेज है। जो चीज धीरे चलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसका असर एक लंबे समय तक रहता है, टर्टाइस। और जो चीज फास्ट वर्क करती है उसका असर धीमे थोड़ा सा कम समय के लिए रहता है। तो ये स्लो एक्टिंग है एंड इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। समझ में आया? एक बार एंटीबॉडी बन जाती है तो एक काफी समय तक जो है, एक ड्यूरेशन तक वो काम करती है, लेकिन जो बाहर से दी जाएंगी रेडीमेड वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं। काम तो तेज करेंगी लेकिन असर थोड़ी देर बाद उनका समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो स्लो एक्टिंग है और फास्ट एक्टिंग हो गया। और कुछ लिखा है? हाँ, टेक्स टाइम फुल इफेक्टिव। क्या चीज? इन्फेक्शन बहुत कम हो, कौन सा? वो वाला, वो वाला, ये वाला? तो इसमें इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। वैक्सीन तो वैक्सीन में इन्फेक्शन का कोई वही नहीं है, वैक्सीन तो बचाव के लिए दी जाती है ना, कि आपको बीमारी से बचे रहें, वो बीमारी पर्टिकुलर ना लाइफ में हो, इसलिए वैक्सीन दे दी जाती है, प्रिकॉशन के तौर पर दिया जाता है। तो इन्फेक्शन इंतजार थोड़ी ना करेगा किसी का, ठीक है। देखिए लिखा है, जहां एक्टिव इम्यूनिटी डार्क करके लिखा है उसी के आगे पढ़िए। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, धीरे काम करती है, ठीक है, एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, बहुत थोड़ा समय लगाती है अपना असर दिखाने में, लेकिन वो तत्काल इमीडिएट रिलीफ देती है, तत्काल असर करती हैं। इंजेक्टिंग द माइक्रोब, कहां गया? माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म गेनिंग ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन। अच्छा, नेचुरल इन्फेक्शन जब होगा तब कौन सी इम्यूनिटी आएगी? तो ये वाली। वो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक कर गया, ठीक है। आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल इन्फेक्शन कहाँ होता है? नेचुरल इन्फेक्शन, सुनिए ध्यान से, नेचुरल इन्फेक्शन नेचुरली तो होता है, आर्टिफिशियल अगर आप कहेंगे तो किसी को क्या पड़ी हुई है कि आर्टिफिशियल कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ट्रांसफर कराया जाए, ऐसा तो जरूरत नहीं होती है। अगर आर्टिफिशियल इन्फेक्शन समझना ही है तो वैक्सीन उसके लिए है, लेकिन वैक्सीन भी जो है बॉडी में इंट्रोड्यूस जब की जाती है तो बॉडी के लिए वो कोई मतलब कह सकते हैं नुकसान नहीं करती ना वो, क्योंकि पैथोजन को वीक करके या किल करके बॉडी में ट्रांसफर कराया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इन्फेक्शन इसमें कुछ नहीं है, इन्फेक्शन नेचुरल ही होता है, समझ रहे ना? देखिए ये हो गया। डू यू नो वाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल? अच्छा, मदर के जो मिल्क में जो एंटीबॉडी आती है कोलेस्ट्रम में, वो बेबी को मिल रही है तो बेबी को पैसिव मिल रही है, क्योंकि मदर से आ रही है, कोलेस्ट्रम के द्वारा बाहर से दी जा रही है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी में ध्यान रखिएगा। ये हो गया फीटस रिसीव। और जो फीटस यूट्रस में अगर फीटस है मदर से प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडी को रिसीव कर रहा है, वो भी किस में आता है? पैसिव, क्योंकि वो उसकी बॉडी नहीं बनाई है, वो मदर से आ रही है। हाँ, तो पैसिव तो है ही है, पैसिव बताया। स्नेक बाइट के बाद जो एंटीवीनम दिया जाता है, टिटनेस में जो इंजेक्शन बाहर से दिया जाता है, वो पैसिव है। मतलब पैसिव की आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है स्नेक, बुक में बढ़ा लीजिएगा, स्नेक एंटीवीनम, एंटीवीनम, ठीक है, ये पैसिव इम्यूनिटी देगा। और हाँ बता रहे हैं, टिटेनस एंटीसीरम, एंटीसीरम, देखिए ध्यान से, जो टिटनेस हम लोग पहले से लगवाते हैं बचाव के लिए कि टिटनेस ना हो जाए, वो टिटनेस टॉक्सॉइड होता है, वो वैक्सीन है। टिटनेस की वैक्सीन दी जाती है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो
में वैक्सीन ट्रांसफर की जाती है टिटनस की, तो वो टिटनस टॉक्सॉइड है और ये वैक्सीन नहीं है, ये इम्यूनिटी दे रही है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, टिटनस एंटी सीरम है। समझ में आया? क्योंकि जानते हैं एंटीबॉडी होती कहां है, सीरम में होती है, तो इसको बोलते हैं टिटनस एंटी सीरम। ठीक, अभी देखिए कैसे वैक्सीन बनाई जाती है या स्नेक एंटीवीनम कैसे बनाया जाता है, जानते हैं? ये दवा स्नेक वाली कैसे बनाई जाती है, सोचिए। हाँ हाँ, कोई बताइए कि कैसे स्नेक एंटीवीनम बनाया जाता है। दांत तोड़ देते हैं, जब दांत तोड़ देंगे तो वीनम कहां से आएगा उसमें? देखिए स्नेक का पॉइजन लेकर के उसको पॉइजन को वीक करके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। स्नेक का वीनम लेंगे, जहर लेंगे, पॉइजन लेंगे, ठीक है, उसको वीक करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे तो उसको किसी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया वैक्सीन एंटीबॉडी बनाने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए किसी की बॉडी में, आदमी पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, जानवरों पर करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनिमल की बॉडी में स्नेक के वीनम को वीक कर देंगे तो असर नहीं करेगा, वहां जाकर के वो केमिकली उसको वीक कर देंगे या रेस से वीक कर देते हैं, असर नहीं करेगा, उसको मरेगा नहीं वो, लेकिन उसकी बॉडी में जब पहुंचेगा तो वहां जाकर के एंटीबॉडी बनाना, उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कोई चीज बाहर से आई है, तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी उस एनिमल की बॉडी में बन जाएंगी। फिर हम उस एनिमल का ब्लड निकालेंगे, ब्लड से सीरम निकालेंगे और सीरम में एंटीबॉडी मिल जाएगी हमको, और वही एंटीबॉडी इंजेक्शन में सप्लाई करा देंगे। हाँ बताइए। कर सकते हैं उसको वीक करके, हाँ वीक करके टिटनस में। हाँ देखिए लाइफ लॉन्ग का तो नहीं कह सकते हैं, कोई जैसे जो वैक्सीन है, बहुत सारी वैक्सीन लाइफ लॉन्ग नहीं काम करती हैं, लाइफ लॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है कि स्नेक के वीनम को डिटॉक्सिफाई करके वीक करके बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसके खिलाफ में हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। क्या चीज? वो कॉमन होता है, एक चीज जान लीजिए, वो कॉमन, वो एंटीबॉडी कॉमन बनाती है जो सब पर असर करती है, ना तो कोई पहचानता है हमको कौन सा स्नेक बाइट किया है। हाँ ये है पॉइजनस, नॉन पॉइजनस के सिंबल होते हैं कि दो अगर फैंक्स बने हैं तो पॉइजनस काटा है, अदरवाइज नॉन पॉइजनस, उसमें बहुत सारे बनते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी दिमाग डिस्टर्ब रहता है पर्सन का, ठीक है, वो आके इंजेक्शन लग। हाँ बताइए। नहीं, कैसे पता कि जिसको काटा है कि हमको कौन सा स्नेक, ये बता सकते हैं डॉक्टर, ये समझ सकते हैं कि वो पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, बस, और कुछ नहीं पहचान पाएंगे वो उसका पॉइजन हीमोटॉक्सिक है कि वो न्यूरोटॉक्सिक है, कौन सा वाला, कुछ नहीं, सबके लिए कॉमन बनाई जाती है दवा। अच्छा, ये भी वेस्ट जाएगा, लगवाना भी। देखिए मैं बता तो रहा हूँ, आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता है, वो सबके लिए एक तरीके से सेम बनाते हैं। कितना समझ में आएगा बताइए, ऐसा नहीं होता है। अच्छा सब यही समझ लेंगे तो आगे क्या 5 साल क्या करना बताओ। अच्छा एक चीज आपको नहीं पता, बायोलॉजी के टीचर को है डॉक्टर समझते हैं, मतलब हर चीज उससे प्राप्त कर लीजिए, हर चीज। हाँ लेकिन अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो आप 25% डॉक्टर हैं, जान लीजिए, बिल्कुल इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। हाँ
देखिए यहां तक हो गया ना कि रेडीमेड एंटीबॉडी पैसिव वाली स्नेक एंटीवीनम से मिलेगी, टिटनस एंटीसीरम। इसके बाद में मदर से फीटस में जो एंटीबॉडी जाती है वो पैसिव इम्यूनिटी जाती है। मदर से जो फीटस को एंटीबॉडी मिलेगी वो पैसिव वाली देगा। और अगला कौन सा एक और बच्चा इसमें, कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो कोलेस्ट्रम वाला है, कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडी IgA वाली है वो क्या है, वो पैसिव इम्यूनिटी देती है न्यूबॉर्न बेबी को। ठीक, तो एक्टिव हो गया पैसिव। हाँ आप कुछ एक, हाँ ठीक है, अभी टाइम है ना, वैक्सीनेशन समझा देना। नहीं 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट है, थोड़ा सा देख लीजिए। वैक्सीनेशन एक टॉपिक है, आगे देखिए खत्म हो जाए। देखिए एक लिखा है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन दोनों में अंतर है। वैक्सीनेशन का मतलब है बॉडी में वैक्सीन को ट्रांसफर करना, बस वही लिख लीजिएगा बुक में। वैक्सीनेशन का मतलब इंट्रोडक्शन या इंजेक्शन, क्योंकि हर वैक्सीन को इंजेक्ट नहीं किया जाता है, पोलियो को पिलाया जाता है, तो आप इंजेक्शन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का बॉडी में इंट्रोडक्शन कराना, बॉडी में पहुंचाना, यह है वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन लगाना, ठीक है। और वैक्सीन लगने के बाद भी वो वैक्सीन बॉडी में जो आपकी इम्यूनिटी दे रही है, जो बॉडी को सुरक्षा दे रही है, वो है इम्यूनाइजेशन, जो वो काम करती है, ठीक है। रिस्पॉन्स लिखेंगे, रिस्पॉन्स डेवलप बाय वैक्सीन, वैक्सीन जो बॉडी में रिस्पॉन्स देगी या जो बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। बॉडी में सुरक्षा डेवलप करेगी। अब एक चीज, वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन अलग अलग टर्म हो गया। इम्यूनाइजेशन जो है ये बेस्ड ऑन मेमोरी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बेस्ड ऑन मेमोरी प्रॉपर्टी। ये किस पर आधारित है, प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा ना कि वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक, तो मेमोरी पर आधारित है वैक्सीनेशन। मतलब काम वैक्सीन कैसे करती है, मेमोरी सेल के द्वारा। जैसे अगर कोई भी वैक्सीन आपकी बॉडी में ट्रांसफर करेगी, कहां भेजा गया वैक्सीन, बॉडी के अंदर, तो बताइए क्या होगा। आपकी बॉडी के में तुरंत इम्यून सिस्टम सोचेगा कि कोई बाहरी चीज आ गई बॉडी में, तुरंत क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा, तुरंत वो एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, मेमोरी सेल बना लेगा, मेमोरी। और चूंकि ये वैक्सीन है, तो वैक्सीन है तो इसमें होता क्या है, पैथोजन भेजा जाता है, या तो किल करके या तो वीक। और चूंकि मरा हुआ पैथोजन, जैसे कोविड वाले में कोरोना वायरस को वीक करके जब पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, उसमें पोलियो का जो वायरस होता है उसको वीक करके बॉडी में भेजा जाता है, ठीक है। और चूंकि पहले से वीक है, मरा हुआ है, तो उसको क्या मारेगा इम्यून सिस्टम, तो एंटीबॉडी उसको किल करे ना, कोई मतलब नहीं है ना, वो ऑलरेडी किल है, ऑलरेडी वीक है, कोई असर करेगा नहीं, तो एंटीबॉडी कुछ ज्यादा रोल नहीं है इनका फिर उसमें। लेकिन जो मेमोरी बन चुकी है, ये मेमोरी अगली बार जब कोई पैथोजन अटैक करेगा बॉडी पर रियल फॉर्म में, तो उसको ये पहचान लेंगे। वैक्सीन बॉडी में भेजने से मेमोरी आएगी, दोबारा वो डिजीज नहीं अटैक होगी, क्योंकि मेमोरी सेल इसको पहचान लेंगे जब रियल अटैक होगा, ठीक है। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे। तो वैक्सीन जब बॉडी में भेजी जाती है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा। वैक्सीन को जब बॉडी में भेजेंगे तो कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी मैंने बता चुके हैं कि एंटीबॉडी और मेमोरी बनेगी। लेकिन जब वैक्सीन काम करेगी, काम कब करेगी, जब सेकेंडरी, जब पैथोजन का रियल अटैक होगा, तो उस समय जो बीमारी से हमको बचाएगी, उस समय सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा। वैक्सीन किसी डिजीज से हमको अगर सुरक्षा दे रही है, तो उस समय वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, क्योंकि यही मेमोरी सेल उस समय उस पैथोजन को पहचानेंगी और उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाएंगे। समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी भी है इसमें वैक्सीन के द्वारा, सेकेंडरी, दोनों इम्यून रिस्पॉन्स मिलता है।
जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जब ये काम करेंगी पैथोजन के अटैक के टाइम पर तो सेकेंडरी डेवलप होगा। अब अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिखा है वैक्सीन क्या होती हैं एक्चुअली में, ठीक, तो वहीं पर लिखिएगा वैक्सीन एंटीजेनिक, क्या लिखा हुआ है, वैक्सीन आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, ठीक, एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन मतलब, और कह सकते हैं वीक किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन। देखिए जो वैक्सीन जितनी बॉडी में भेजी जाती है, या तो पैथोजन पूर्ण रूप से होता है उसमें, पूरा पैथोजन को, जैसे पूरे पैथोजन को या तो मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, या तो उसको वीक कर दिया जाता है, वीक का मतलब इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है इनएक्टिवेटेड और वीकेंड, ठीक है, पैथोजन को या तो इनएक्टिवेट करके या किल्ड करके या वीक करके, किल्ड लिखा है कि नहीं लिखा ये देख लीजिएगा, बढ़ा लीजिए, पैथोजन को मार के भी भेजा जाता है, ठीक है, पूरा किल कर देंगे उसको केमिकल से, किल्ड, इनएक्टिवेटेड या वीकेंड फॉर्म में होल पैथोजन को भेज सकते हैं, या तो पैथोजन की कुछ प्रोटीन, पैथोजन की कुछ प्रोटीन, और प्रोटीन कौन सी, एंटीजेनिक प्रोटीन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वायरस है और इस वायरस में वायरस बीमारी कॉज करा रहा है, अब वायरस में बीमारी किसकी वजह से हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन के द्वारा हो रही है, वायरस एक ऐसी प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है कोई पैथोजन, तो उस प्रोटीन को बॉडी में वीक करके या उसकी उस प्रोटीन को बॉडी में भेजा जाएगा, एंटीजेनिक, जो एंटीजेनिसिटी कॉज कराती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। तो या तो पूरा पैथोजन भेज दीजिए या तो पैथोजन की एक पर्टिकुलर प्रोटीन को भेज दीजिए। तो ये वैक्सीन में इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। जब बॉडी में वैक्सीन भेजी जाएंगी तो हमारी बॉडी में आकर के ये दो तरीके की सेल बनेगी, बी सेल और टी सेल। तो जाहिर सी बात है कि जब बॉडी में पैथोजन अटैक करेगा तो आपकी बॉडी में बी सेल भी काम करती हैं और टी सेल भी काम करती हैं, और सेम वही है, वैक्सीन बॉडी में भेजी जा रही, कोई बाहर से कोई चीज आ रही है तो बी सेल एंटीबॉडी बनाएगी और टी क्या करेगी, टी हेल्प करेगी बी सेल को, साथ में टी सी सेल डायरेक्ट भी किल करेगी। एक चीज समझ लीजिएगा, मेमोरी सेल इसमें लिखा है, मेमोरी सेल अंडरलाइन कर लीजिएगा, दो प्रकार की हैं, बी सेल भी मेमोरी सेल के तरीके से और टी सेल, मतलब हमने अभी आपको बताया कि मेमोरी बी सेल बताया था ना, लेकिन मेमोरी टी सेल भी होता है, ठीक है, मेमोरी बी सेल भी होती है और मेमोरी टी सेल वाली भी होती है, दोनों में मेमोरी सेल है, तो इसलिए उसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, मेमोरी टी सेल और मेमोरी बी सेल। सबसे पहला वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाया, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय एडवर्ड जेनर। देखिए इसको बुक में लिखा नहीं होगा, फर्स्ट वैक्सीन जिसने बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीन बनी थी, स्मॉल पॉक्स, ठीक, और वो बाय एडवर्ड जेनर, इन्होंने बनाया था, ठीक, सबसे पहले वैक्सीन इंग्लैंड में। हो गया, इसकी भी डिस्कवरी एक तरीके से रैंडम थी, जैसे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी रैंडम थी वैसे इसकी भी है। पहला एंटीबायोटिक को जान करके नहीं खोजा गया था, अनजाने में पहला एंटीबायोटिक खोज लिया गया, एक ऐसा प्रयोग चल रहा था, ठीक है, पेनिसिलिन वाला, और इसकी भी डिस्कवरी थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जैसे स्मॉल पॉक्स बहुत कह सकते हैं पेंडेमिक डिजीज थी, बहुत व्यापक लेवल पर हो रहा था उस समय, तो कुछ पर्सन ऐसे थे जो जिनकी बॉडी में काउ पॉक्स का वायरस एंटर कर गया था,
जैसे स्मॉल पॉक्स एक बीमारी जो काफी फैली हुई थी इंग्लैंड में, उस समय इंग्लैंड में देखा गया कि कुछ पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो सोचा गया इनको क्यों नहीं हो रहा है, तो वो उनके अंदर स्मॉल पॉक्स, उनके अंदर काव पॉक्स का वायरस एंटर किया हुआ था, काव पॉक्स। ठीक है, हाँ। एक्चुअली स्मॉल पॉक्स और काव पॉक्स दो ऐसे वायरस हैं जिनका जो कह सकते हैं सेम तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर काव पॉक्स का वायरस, मान लीजिए ये पर्सन है, इसकी बॉडी में काव पॉक्स का वायरस इंटर कर गया है, तो काव पॉक्स याद कर लीजिए कभी मनुष्य को नहीं होता है, ये गायों को बीमारी होती है, काव को होती है। अटैक तो कर गया, लेकिन ये बॉडी में काव पॉक्स ह्यूमन में कुछ करता वर्ता नहीं है, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कोई सिम्टम नहीं लाएगा, कोई समस्या नहीं करेगा, क्योंकि ये डिजीज एनिमल को होती है। काव पॉक्स जो वायरस है वो एनिमल में जाकर के, काव में जाकर के उसको समस्या करता है। लेकिन जब ये ह्यूमन में देखा कि ह्यूमन में पहुंचा, तो यहां जाकर के ये इम्यूनिटी डेवलप कराया। अरे भाई, कोई भी चीज बाहर से जब एंटर करेगी तो बॉडी में क्या होगा, उसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनेगा। तो यहाँ एंटीबॉडी बन गई, तो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो इनको अटैक नहीं किया, इनको कोई समस्या नहीं किया, क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीबॉडी इसके खिलाफ में बन चुकी थी, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन चुकी थी। अरे भाई, वैक्सीन में होता क्या है, वैक्सीन में कोई वायरस या बैक्टीरिया किल या वीक करके बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, वहां जाकर के वो एंटीबॉडी बनाता है, और जब रियल अटैक होता है तो बॉडी अपने आप को बचा लेती है। यहां पर भी हुआ था, कुछ लोगों को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ क्योंकि उनकी बॉडी में काव पॉक्स एंटर किया था, और काव पॉक्स कह सकते हैं एक तरीके से वैक्सीन का काम किया, एक तरीके से वैक्सीन, क्योंकि दोनों जो काव पॉक्स वहां जाके एंटीबॉडी बनाया, वही एंटीबॉडी जब स्मॉल पॉक्स इनको अटैक किया तो स्मॉल पॉक्स से वो बच गए। तो कुछ लोग स्मॉल पॉक्स से क्यों बच गए, क्योंकि उनकी बॉडी में काव पॉक्स का वायरस पहले से एंटर किया गया था। तो इस तरीके से वैक्सीन की खोज की गई थी। समझ में आया, स्मॉल पॉक्स पहले जो वैक्सीन वो था पैथोजन। तो आगे पढ़ के आइएगा। वैक्सीन का टाइप बताना है, वैक्सीन कैसे बनती है। ठीक है, कल 2 क्लास रहेगा ना, 2:30 बजे से भी है, और कल ये पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे, पूरा पढ़ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा लास्ट में जो दिया है पोर्शन ड्रग एंड अल्कोहल, उसको यही स्लाइड निकाल करके यहीं से समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बड़ा कठिन होता है पढ़ाना वो चीज, वो इतने टिपिकल वर्ड्स दिए हैं उसमें, तो इसी में आपको स्लाइड दिखा देंगे, उसके समय लीजिएगा। ठीक, जाइए। कल 2:30 बजे से 2:30 से 5:30 नहीं, बहुत जल्दी नहीं हो सकती है देखिए, क्योंकि ये जो टाइम है इनका उसी हिसाब से हमको चलना पड़ता है। एक दिन हमने पढ़ा दिया था, याद होगा आपको, 1 से 4 बजे तक, तो वैसा नहीं पढ़ाना आपको, जो टाइम फिक्स है उसी टाइम के साथ। मान लीजिए कोई बाहर से आ गया जांच करने के लिए, तो आप हम तो छोड़ के बैठे हैं क्लास, 4 बजे भेज दिए बच्चों को, तो क्या चेक करेगा, किसको देखेगा, समस्या हो जाती है ना। हाँ, चलने दीजिए, बंद कर दो उसको, उसकी